गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास कुमार फिर से आज आपका फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। स्टूडेंट, बहुत सारी बातें ये हैं कि काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। इतने दिनों के बाद हमारा वीडियो आपके सामने आने वाला है। हम सोचे कि क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर डिस्कस किया जाए, कुछ ऐसा टॉपिक जो आपके डेरिवेशंस भी हों, साथ साथ उससे कुछ क्वेश्चन भी बोर्ड बेसिस पर आ जाए। तो ऐसे ही सोचते सोचते काफ़ी टाइम निकल गया, फिर सोचा कि चलो कुछ कर लिया जाए। तो बस यूं ही आपके सामने आ गए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियर फिजिक्स। और टॉपिक जो है वो काफ़ी जाना माना और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनका रुझान बायो की तरफ होता है, वो शायद फिजिक्स में मैथमेटिक्स को इन्वॉल्वमेंट देखते हुए या फिर जब भी मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि यार ये डेरिवेशन हमसे होने वाला है नहीं, ये तो अपने की बस की बात है नहीं। तो मतलब ये मानते हैं, ऐसा होता है कि अगर आप मैथ वाले रुझान की तरफ नहीं हो तो होता है आपके साथ कि भाई डेरिवेशन आ गया है, ये साला लेमडा क्या होता है, ये वो चीज़ क्या होता है। तो तरह तरह की बातें जो होती हैं वो कुछ मतलब अपने दिमाग से परे होती है। तो हम सोचे कि यार चलो कुछ अपना भी फीलिंग शेयर कर लेते हैं। मतलब मेरा क्या मानना था या फिर एज ए टीचर हम क्या सोच कर चलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम आज इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको आपको बताएंगे कि कितना ईजी है मतलब एक मैथमेटिक्स टूल्स को फिजिक्स में यूज कर रहा है, और वो भी एक बायो वाले स्टूडेंट जो इसको देख रहे हैं वो कैसे इसको समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिएगा फाइनली जब ये एंड होगा टॉपिक तो पता चलेगा कि यार तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। सबसे पहला चीज की रेडियो एक्टिव होता क्या है, रेडियो एक्टिव होते क्या है। रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मिता या रेडियो विकिरणता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो होता है, ये क्या होता है कि कुछ ऐसे दुनिया में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो रेडिएशन देते हैं। मतलब कि उनके अंदर से एक प्रकाश निकलता है, मतलब खुद से मतलब प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। मतलब एक चमकाहट टाइप का निकलता है उनके अंदर से ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे में आपका आता है यूरेनियम, थोरियम। तो ये सब जो मतलब एलिमेंट है, जो तत्व हैं, ये स्वयं से मतलब अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है, भाई इसमें लाइट वगैरह हमने दिया नहीं है, करंट तो है नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये भी आप जरा नोट पर फोकस कीजिएगा, लिखे हैं दे आर स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस एंड कंटिन्यूस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वयं से, ये तो खुद से यार मतलब रेडिएट करते हैं, खुद से इमिट करते हैं मतलब लाइटिंग कंडीशंस को। और इंस्टेंटेनियस मतलब जल्दीबाजी, मतलब बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। ये तो खुद से कर रहा है। आप इसको कहीं फेंक दो, आग में फेंक दो, पानी में फेंक दो, जहाँ फेंक दो, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। ये ना तो आपके किसी हरकत से शुरू हुआ था और ना ही आपके किसी हरकत से ये बंद होगा। मतलब ये ऐसा है कि स्वयं से शुरू हुआ है और स्वयं ही अगर इसका मन बना में भी तो खत्म हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस मतलब स्वयं से हो सकता है, हो रहा है। इंस्टेंटेनियस मतलब अति शीघ्र, बहुत जल्दी। कंटिन्यूस मतलब लगातार ये होते रहते हैं। तो ये सारा चीज़ जो होता है, तो रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वैसे तत्व, वैसे एलिमेंट जो रेडिएशन देते हैं स्वयं से और वही बहुत जल्दी जल्दी रेडिएट करते हैं, मतलब काफ़ी फास्ट और लगातार करते हैं। तो ये तो समझ आएगा कि भाई रेडियो एक्टिव क्या है। अब ये डीके लॉ क्या है। डीके का मतलब होता है टूटना। समझाते हैं, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखे हैं कुछ लॉ है इसका, मतलब थोड़ा बुक बेसिस को ही फॉलो कर लेते हैं। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of radioactive atom present in the sample at that instant। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कह रहा है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जब आप ब्रेक करते हो तो ब्रेकिंग रेट जो होता है, तोड़ने का जो दर होता है, जो टूटने का रेट होता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि जिस वक्त आप तोड़े हो उस वक्त उसका सैंपल कितना मौजूद है। यानी जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेट होगा टूटने का। क्या बोले, किसी भी रेडियो एक्टिव, हम कुछ सैंपल लिए हैं, सैंपल, ये हमारे पास सैंपल है, एन एलिमेंट है बोल सकते हैं, ऐसे ही एन न्यूक्लियर एलिमेंट है। तो इसमें सैंपल है। तो ये जब इसको हम ब्रेक करेंगे, मतलब ये जब इसको डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा,
सुनिएगा, टूटते क्यों हैं? जब ये अनस्टेबल होते हैं, ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए टूटते हैं। सबसे मेन चीज, भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों डिसइंटीग्रेट होना चाहता है, क्यों ऐसा, मतलब क्या रीजन है? तो रीजन यह है उसका डिसइंटीग्रेट होने का कि वो चाहता है कि हम स्टेबलाइज हो जाए। अनस्टेबल है तभी बेचारा टूट रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति क्यों मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी में कमाता है, कोई ठेला खींचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई फुटपाथ सेलर होता है, मतलब जो भी तरह तरह का चीज़, क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि हम जिंदगी में स्टेबल हो जाए, मतलब हम मतलब जो है उस सुख सुविधा की चीज़ को गेन कर ले जो हमारे लाइफ को बना सकता है, इसलिए करता है। उसी तरह का ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्यों डिसइंटीग्रेट होते हैं? कारण कि ये चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी को गेन कर लें, तो ये अनस्टेबल है इसलिए ये टूटते हैं। तो रेट क्या बताए, बोल रहा है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो रेट होता है, डिसइंटीग्रेटिंग रेट जो होता है, वो उसके सैंपल में मौजूद एलिमेंट के बराबर होता है। जितना ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होगा उतना ज़्यादा ही उसका रेट होगा टूटने का। अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो रेट 10 के बराबर होगा। अगर मेरे पास 100 एलिमेंट है तो 100 के बराबर होगा। अगर मेरे पास 10,000 है तो 10,000 के बराबर होगा। मतलब क्या समझ में आया कि जितना ज़्यादा आपके पास सैंपल में एलिमेंट मौजूद होंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेट होगा। ये कह रहा है डिसइंटीग्रेशन लॉ। तो ये लॉ तो समझ में आएगा कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिसइंटीग्रेटिंग रेट होता है, टूटने का जो दर होता है, उसके सैंपल में मौजूद उसी एटम्स के बराबर होता है जो उस वक्त मौजूद होता है टूटने के दौरान। तो ये टूटेंगे, टूट कर ये बढ़ते जाएंगे। जितना आप सैंपल देखा हो ये टूटेंगे और बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात, ये किस रूप में टूटते हैं? ये रेडिएशन छोड़ते हैं। तो ये रेडिएशन छोड़ेंगे अल्फा, बीटा और फिर ये गामा के रूप में रेडिएट होते हैं। अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ये रेडिएट होते हैं, निकलते हैं। ये किस रूप में प्रकाश देते हैं, किस रूप में ये उत्सर्जित होते हैं? तो अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन में, मैंने अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण के रूप में ये रेडिएट होते हैं। ये इनका मतलब ये एक अपना स्वभाव है कि हम टूटेंगे तो ऐसे टूटेंगे और रेडिएशन के रूप में टूटेंगे। ये इसका मेन मुद्दा है। अब हम इसको डेराइव करते हैं। अब तो मेन थ्योरेटिकल चीज़ आप समझ रहे हो कि भाई किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिसइंटीग्रेशन यानी टूटने का दर होता है उस सैंपल में मौजूद उसके टोटल एलिमेंट के बराबर होता है। जितना ज़्यादा एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा टूटेगा, ये आप जानते हो। और टूटेगा तो डिक्रीज भी करेगा ना, वो एलिमेंट टूट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये चीज़। अब इसको जरा मैथमेटिकल वैल्यू देते हैं, मतलब मैथमेटिकल का फॉर्म में लाते हैं इसको, हम इसको प्रूव करने के फॉर्म में आते हैं। तो देखिएगा क्या है इसको मैथमेटिक्स में। और जिन जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैथमेटिक्स जब इन्वॉल्व होता है, मैथमेटिकल टूल जब अप्लाई किया जाता है तो समझना मुश्किल होता है, तो उनके लिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट को हम बताने जा रहे हैं कि कैसे किया जाता है और कैसे हो जाते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के अनुसार क्या हो, dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -n। क्यों? यानी ये जो रेट है इसको बोलते हैं रेट। ये जो रेट है वो सैंपल में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के उसके बराबर होते हैं। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि भाई टूटेगा तो घट रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। टूटेगा तो टूटते जाएगा, घटते जाएगा, इसलिए माइनस लगा है। तो ये इसका मैथमेटिकल कंडीशन है कि जो इनका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n के बराबर होता है। n मतलब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट सैंपल। उस सैंपल में जब टूट रहा है, उस सैंपल में जितने एटम्स मौजूद होते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स, उसके बराबर होता है, ये इनका रेट है। अब हमको प्रूव करना है, इस चीज़ को प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, मतलब मेन इसका देखिए, रेडियो एक्टिव लॉ जो होता है मैथमेटिकल टर्म ये होता है n इज इक्वल टू n नॉट, मैथमेटिकल टूल से हम इसको देखेंगे तो आप इंप्लीमेंट करेंगे क्या होता है, e के पावर माइनस लेमडा। ये हमको प्रूव करना है, n इज इक्वल टू n नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। ये हमको प्रूव करना है, यही लॉ है। इसी को क्या करना है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इसी को प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इस रेट से इस रेट को यूज करते हो, कैसे इसको लाते हो, ये हम देखते जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, कैसे इसको प्रूव किया जाता है, कैसा होता है ये चीज़। और टाइम भी होगा लेकिन इसको प्रूव कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है,
बस ये आपके मन में बैठा हुआ है कैसे होता है, क्यों होता है। हम शुरू करते हैं। देखिए, चूंकि हमारे पास एट t बराबर 0 पर कितना था, n0 था, मतलब वो जब जब t सेकेंड मतलब 0 सेकेंड पर लेते हैं, मतलब 0 टाइम में, तो ये n0 के बराबर है। अब अगर हम एट t सेकेंड पर लें तो ये सैंपल कितना हो जाता है, टोटल n के बराबर होता है। ये जो हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल जो था, सॉरी ये जो सैंपल हम बना लेते हैं, ये जो सैंपल है हमारा, ये जो सैंपल था, ये ऐसे कंडीशन में लेते हैं। t बराबर 0 पर n0 था और t सेकेंड बाद कितना हो जा रहा है, n हो जा रहा है। तो हमको इसी के बेसिस पे चलना है। अब चूंकि dn by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस n था, तो अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं कांस्टेंट आता है, ये आप भी जानते हो। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है कांस्टेंट लगाया जाता है, तो कांस्टेंट होता है लैम्डा, तो क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा n, ये होता है। ये हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको आपस में इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, लैम्डा n, ये जो n है इसको हम यहाँ लाते हैं, लैम्डा n बाई n, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा dt। हम इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरचेंज किया, लैम्डा n बाई n, dn बाई n, और यहाँ पर क्या है, लैम्डा dt है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू अपना पोजीशंस देखेंगे क्या क्या होता है। dn बाई n माइनस लैम्डा dt। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेट क्यों करेंगे, आप सोचो। देखो डिफरेंशिएशन कहाँ अप्लाई होता है, जब आप किसी बड़े एरिया, आप किसी बड़े फैक्टर का छोटा सा एलिमेंट का फाइंड आउट करते हो, वहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है। जब बड़ा में से छोटा को लाते हो मतलब डिक्रीज करते हो तो डिफरेंशिएशन, और जब आप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हो, यानी कि आपका पार्ट इंक्रीज कर रहा है, तो आप पर इंटीग्रेट कर रहा हो। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कि t सेकेंड पर 0 था, बढ़ते बढ़ते ये n पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन आप देख लिए हो कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट भी चलेगा। लिमिट क्यों, क्योंकि मैंने सीमा तय किया गया है, कहाँ से कहाँ तक इसका सीमा है, n का, यानी कि नंबर ऑफ जो सैंपल में मौजूद एटम्स है उनका सीमा तय है, n0 से n तक, n0 से n तक चलेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ पकड़ लेते हैं माइनस करके इसमें dt, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा t0 से t तक, ये चलेगा t0 से t तक। ये हम अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं लिमिट पे। हम लिमिट क्यों लगाएं सर, तो लिमिट मतलब होता है सीमा, सीमा तय है। अगर आप नंबर सैंपल में जो मौजूद एटम उसका नंबर देख रहे हो तो n0 से n तक है, n0 से n तक लगा दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी कि स्टार्टिंग वाला वैल्यू या फाइनल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू फाइनल वैल्यू। लिमिट में नियम होता है, ये शुरू से मतलब शुरुआत करते हैं या अंत करते हैं। उसी तरह से dt का अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो t0 से लेकर हम t तक आते हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन है इंटीग्रेट कर। आपको पता है कि dn बाई n, जब भी dx बाई x का कंडीशन लेते हो तो log लगता है, यहाँ पर हम लगा देंगे log नहीं ln बोलेंगे इसको, ln। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इसको n माइनस n नॉट। ये नियम होता है इंटीग्रेशन का कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, अपर लिमिट n में से n नॉट को घटाकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी क्या कंडीशन है, अब ये देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, केवल क्या बचेगा, अगर आप जानते हो कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का dx के साथ अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होता है, ये चीज जो होता है ये 2 और उसका एक फैक्टर आ जाता है, 2x के फैक्टर में फॉर्म में आता है। यहाँ पर हम ये करते हैं बात को, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी कांस्टेंट का आप इंटीग्रेट करते हैं, किसी कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जो फैक्टर इंटीग्रेशन का dx या dt है, dp या d थीटा, तो सिंपली वहाँ पर आकर ऐड हो जाता है, मतलब लग जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा अपना, यहाँ पर मिलेगा, डायरेक्ट हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, बारी बारी से चलाएंगे। यहाँ से हमारा हो जाता है ln log n मिला, और इसमें आपको लिमिट यूज करना है, लिमिट यूज करना है, और इसके थोड़ा सा ये ln, और यहाँ से आपका n फॉर्म में आ गया है, लिमिट है n0
n तक ये चीज़। और इधर क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका लेमडा टी बचेगा माइनस में, और यहाँ पर आपको लिमिट यूज करना होगा टी नॉट से टी तक ये चीज़। आप देखो तो कि ये हो गया लॉग का फॉर्म में आ गया, और ये आपका हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट में जो भी आपका ये dt dt dx लगा है उसका फैक्टर लग जाता है। अब क्या करते हैं इसको, अब हम अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए सर ऐसे करना पड़ रहा है। अब लिमिट लगा दो आप, लॉग यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर यूज करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट n माइनस एन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस लेमडा t0 से सॉरी t में से t0, t में से t0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लॉग का फॉर्म है, लॉग a माइनस बी का फॉर्म होता है, लॉग a माइनस बी का होता है लॉग a बाई लॉग b, यानी कि सीधे इसको क्या लिखेंगे हम, जो ये फॉर्मूला पर आता है n बाई n नॉट, ये फॉर्मूला है लॉग a माइनस बी का होता है लॉग a बाई लॉग b, यानी इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा लेमडा इंटू टी, क्योंकि ये तो जीरो हो गया है, ये जीरो हो गया है ये चीज। अब देखिएगा दोनों तरफ एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंट इन बोथ, दोनों में लगाएंगे e log, ये हो जाएगा आपका n बाई एन नॉट बराबर e माइनस लॉग ये लेमडा t। आपको पता है शायद, बता देते नहीं पता होगा तो, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का रिवर्स फंक्शन माना जाता है, मतलब एक दूसरे का ये मतलब कह सकते हो कि रिवर्स, मतलब ये ऐसा इसको कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का कट ऑफ होता है, मतलब सीधे से बोल सकते हो ये एक दूसरे का रिवर्स फंक्शन में आते हैं, ये एक दूसरे को कट आउट कर देते हैं, यानी कि इनका वैल्यू 1 हो जाता है, इनका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये जो होते हैं ये एक तरह से रिवर्स फंक्शंस में आते हैं, इसलिए इनका वैल्यू जो हो जाता है वो बिल्कुल इसको लिया जाता है 1 के फॉर्म में, इनको 1 के फॉर्म में ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर कंडीशंस में है। तो जैसे ही हम यहाँ पर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर सीधे क्या बचेगा, ये n बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई माइनस लॉग माइनस ई लेमडा टी के फॉर्म में आता है ये चीज़। अब यहाँ से भाई क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n नॉट ई माइनस लेमडा टी, और ये हो गया, ये हो गया। देखा कितना सिंपल है। यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत होगा कि सर आप एक्सपोनेंशियल और लॉग को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का रिवर्स फंक्शन होता है, इनका वैल्यू आपस में 1 होता है, तो ये कट आउट करके यहाँ पर 1 लगाओगे तो फिर क्या होगा n बाई एन नॉट और e के पावर माइनस लेमडा टी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको दूसरा भेज दिया तो सीधा का फॉर्म जो प्रूव करने वाला हमारा क्राइटेरिया था वो आ गया है। इस तरह से आप रेडियो एक्टिव डी के कॉन्स्टेंट को या डी के लॉ को आप प्रूव कर सकते हो। कुछ नहीं है सर, आप फिर से बताते हैं यहाँ पर क्या केस है कि जैसे ही आप t सेकंड पर किसी को देख रहे हो तो उसका सैंपल n नॉट है, आफ्टर t सेकंड के बाद ये n हो जाता है। जैसे इसको आप हम जानते हो कि रेडियो एक्टिव का रेट क्या होता है कि रेट जो होता है उसका सैंपल के बराबर होता है, हम सैंपल के बराबर किए हैं। यहाँ पर ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म लैम्डा का यूज करते हैं, लैम्डा आगे आपस में इंटरचेंज करते हैं dn बाई n के फॉर्म में, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो आपका लिमिट है टाइम के फॉर्म में t0 से t तक, और नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में n नॉट से n तक। यहाँ पर जैसे यूज कर रहे हो तो ये लॉ का फॉर्म आ गया, ln के फॉर्म में लिखे हैं, और इस तरह से आप यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो तो यहाँ पर लेमडा टी हो जाएगा कि ये 0 हो जाता है, और ये n नॉट बाई n हो जाएगा, लॉग ए बाई बी के फॉर्म में आ गया है, लॉग ए बाई बी के फॉर्म में आ रहा है। तो जैसे एक्सपोनेंट का फंक्शन यूज करके दोनों तरफ, तो यहाँ पर एक दूसरे का रिवर्स फंक्शन है, 1 हो जाता है वैल्यू n बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई माइनस लेमडा टी। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा का प्रूफ होता है। तो इतना सिंपल है सर, आप मतलब इसको किसी भी नज़रिए से देखोगे तो कोई ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है। तो आपका यही काम है कि आप इसको देखो, समझो कैसे होता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, मेरे को बताओ कि कहाँ क्या दिक्कत है, इसको दूर करें। थैंक यू। तो लंबे टाइम के बाद मिले हैं तो एक लाइक तो बनता है। सो बेस्ट ऑफ लक।